नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा क्लास 10th भूगोल का ये पार्ट 2 है, यानी दूसरी वीडियो है। एक वीडियो जा चुकी है जिसमें खंड क में हम लोग भारत संसाधन एवं उपयोग से जुड़े सभी पॉइंटों को कवर कर लिया और आज हम लोग 4 अध्याय को देखेंगे, जिसमें कृषि हो गया, विनिर्माण उद्योग हो गया, परिवहन संचार एवं व्यापार हो गया, बिहार कृषि एवं वन संसाधन, मतलब यहाँ तक आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये चैप्टर वाइज एक चैप्टर से मतलब जितना प्रश्न बन सकता है 20 से 30 प्रश्न इस प्रकार दिया हुआ है। तो अगर आप लोग बुक नहीं भी पढ़े हो तो ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आज अध्याय दूसरा का कृषि का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है। राष्ट्रीय आय में बोल रहा है कृषि का, पशुपालन का, मत्स्य पालन का, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा थोड़ी ना है, सबसे नंबर 1 पे जो है कृषि है, कृषि का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। कितने प्रतिशत से कम वर्षा वाले क्षेत्र को शुष्क भूमि कहा जाता है। कितने प्रतिशत से कम जहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। 75, 25 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर या फिर 78 सेंटीमीटर। तो जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी वहाँ पर क्या होगा, शुष्क भूमि कहा जाएगा उस क्षेत्र को। कृषि के प्रकार हैं प्रारंभिक जीविका, गहन कृषि जीविका, वाणिज्यिक या फिर उपयुक्त में से सभी। तो इसके सभी प्रकार हैं, ठीक है। प्रकारों को आप लोग याद कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। झूम खेती होती है मणिपुर, केरल, असम या फिर त्रिपुरा में। तो झूम खेती कहाँ होता है, वो होता है मणिपुर में। इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं। रबड़ की खेती किस राज्य में होती है। तो रबड़ की खेती कर्नाटक, पंजाब, त्रिपुरा या फिर केरल। तो वो होता है केरल में। रबड़ की खेती कहाँ होती है, केरल में होती है। आगे देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। और कर्नाटक में सबसे अधिक चंदन के वन पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा जायद फसल का उदाहरण है। कल ही मैं पूरा शॉर्ट्स नोट्स बताई थी, जो फर्स्ट वीडियो अपलोड किए हैं MCQ का, ठीक है, भूगोल में। तो उसको आप लोग पूरा जरूर देखिए कि कौन सा जायद फसल का उदाहरण है। चाय हो गया, बाजरा हो गया, मूंगफली हो गया या फिर धान हो गया। तो छठा का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाय। चाय जो है एक जायद फसल है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, तो वो होती है जलोढ़ मिट्टी। ये तो सभी को पता होगा और कृषि के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। चावल के पकते समय कितने तापमान की आवश्यकता होती है। चावल को पकते समय कितने तापमान की, तो वो होता है 27 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता। गेहूं की फसल के लिए वर्षा कितनी जरूरी है। गेहूं की फसल के लिए पूछ रहा है 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर या फिर 240 सेंटीमीटर। तो गेहूं की फसल के लिए जो वर्षा की आवश्यकता होती है वो होती है 100 सेंटीमीटर की, ठीक। इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। चावल की खेती के लिए उपयुक्त मैदान कौन सा होता है। ब्रह्मपुत्र गंगा क्षेत्र, गंगा सतलज से सोन गंगा क्षेत्र या फिर सिंधु सतलज का क्षेत्र। तो चावल की खेती के लिए गंगा और सतलज का जो क्षेत्र है वो सबसे अधिक उपयुक्त होता है। ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, या कौन सा राज्य करता है सबसे अधिक ज्वार का, ठीक है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे अधिक ज्वार उत्पादित होता है। विश्व का सबसे अधिक पशुधन वाला देश है, पशुधन वाला, अच्छा, फ्रांस, जापान, अमेरिका या फिर भारत। तो कौन है, तो भारत है हमारा। इसका आंसर हो गया 4th। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। देखिए ऑपरेशन फ्लड जो है वो दूध से संबंधित है। इसका आंसर हो गया 2रा। खाद्य सुरक्षा के कितने अंग हैं। खाद्य सुरक्षा के पूछ रहा है कि कितने अंग हैं, तो वो हैं 2। कृषि प्रदेश योजना की शुरुआत कब की गई थी। कृषि प्रदेश योजना की शुरुआत पूछ रहा है कि कब किया गया था, तो वो किया गया था 1980 ईस्वी में। किस फसल को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। बेस्ट क्वेश्चन, किस फसल को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जूट को, यानी पटुआ। कौन सी फसल अधिक दिन नमी बनाए रखती है। अच्छा, कौन सी फसल जो है अधिक दिन नमी बनाए रखती है, तो वो बनाए रखती है कपास। नेक्स्ट प्रश्न, कपास को तैयार होने में कितना समय लगता है। तो कपास को जो है तैयार होने में कितना समय लगता है, मच्छर बहुत, वो लगता है 6 से 8 महीना। आंसर क्या हो गया, 2रा हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन कॉफ़ी की किस्म है। अच्छा, निम्न में कौन कॉफ़ी की किस्म है। अरेबिका, रोबस्ता, लिबेरिका। तो ये सभी नाम याद रख लीजिए, ये सभी जो है कॉफ़ी की क्या है, किस्में हैं, ठीक है। उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। उष्ण तथा उपोष्ण यानी दोनों प्रकार का कटिबंधीय पौधा कौन सा है। कॉफ़ी, सूरजमुखी हो गया, तंबाकू हो गया या फिर चाय हो गया। तो वो है चाय अपना। इसका आंसर क्या हो गया, 4th। निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, ठीक है। ये किस फसल को दर्शाती है। रोपण कृषि, स्थानांतरित कृषि, गहन जीविका कृषि या फिर बागवानी कृषि। तो ये दर्शाती है रोपण कृषि को। इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल मृदा की उर्वरता में कोई वृद्धि नहीं करती है। मिट्टी की मतलब उर्वरता में यानी कोई वृद्धि नहीं करती है, उसका कोई सहयोग नहीं है। मटर, मूंग, अरहर या फिर चना। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी अरहर कहते हैं या फिर तुअर कहते हैं, जो कि उर्वरता में कोई वृद्धि नहीं करता है। 23 प्रश्न है हमारा, भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ जो होता है वो होने वाली वर्षा से किन फसलों को अधिक उत्पादन में सहायता मिलती है। मतलब उधर से जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, ठीक है। तो केवल रबी में, खरीफ और जायद फसल में,
केवल रबी और खरीफ फसल में केवल खरीफ में, तो वो जो सहायता मिलता है केवल रबी फसल में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। ये हम लोग कृषि चैप्टर से प्रश्न देख रहे हैं। यह खरीफ के अंतर्गत बोई जाने वाली ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में प्रयोग की जाती है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर बेहतर प्रकार से उगाई जाती है। ऊपर दिया गया विवरण किससे संबंधित है? जौ, चना, सोयाबीन या फिर मक्का, तो ये मक्का से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है? किसके लिए? तो कपास के लिए, तो वो मानी जाती है कपास से काली मिट्टी, याद रखिएगा। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना? तो वो प्रथम पंचवर्षीय योजना था। द्वितीय में उद्योग के ऊपर सबसे अधिक बल दिया गया था, ठीक है, तो इतना याद रखना है। 1950 के दशक में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में की थी? भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो विनोबा भावे ने। तो 1950 के दशक में कहाँ से शुरुआत किए थे? पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार? तो देखिए भैया, कहाँ से वो शुरुआत किए होंगे? आंध्र प्रदेश से विनोबा भावे भूदान आंदोलन की शुरुआत किए थे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है? असहयोग आंदोलन, भूग्राम दान आंदोलन, चिपको आंदोलन या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन? तो किसको कहा गया है? क्या रक्तहीन क्रांति? तो वो कहा गया है भूदान ग्रामदान आंदोलन को, बिना खून खराबा के। अगला अध्याय है निर्माण उद्योग से, ठीक है, तो इससे जुड़े हुए भी प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थी का कारण नहीं है? इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है? बाजार, जनसंख्या, पूंजी या फिर ऊर्जा? तो जनसंख्या। बाजार चाहिए, पूंजी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, किसमें? औद्योगिक के लिए, लेकिन उसको स्थित करने के लिए जनसंख्या ये कोई कारक नहीं है। भोपाल गैस त्रासदी से रिसाव हुआ था, किस गैस का रिसाव हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग या फिर विद्युत उपकरण? तो क्या बोल रहा है कि छोटे पैमाने का उद्योग है, वो है चीनी उद्योग। इसका आंसर क्या हो गया? एक हो गया। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग है पेट्रोल, रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग या फिर चित्ररंजन, लोकोमोटिव? तो उपभोक्ता उद्योग कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा चीनी उद्योग। अभी तो हम लोग देखें, ये उपभोक्ता के लिए, तो उपभोग के लिए बनाया जाता है उद्योग है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता, रिसरा जो कि है कोलकाता, पुन्नागरी कोलकाता में कौन है? मेदिनीपुर या फिर कोलकाता का हावड़ा? तो औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा है हुगली में? हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा आंसर इसका हावड़ा। हावड़ा जो है औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। भारत में सबसे पहला स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन है? सबसे पहला स्थापित जो लौह इस्पात कंपनी था वो कौन था? तो वो था टिस्को। इसको नहीं, टिस्को, खिस्को टिस्को। आधुनिक सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? रिसरा, फोर्ट ग्लास्टर, अहमदाबाद या फिर मुंबई में? तो वो कहाँ हुई थी आधुनिक सूती मिल की स्थापना? तो वो हुई थी मुंबई में, ठीक है। अगला प्रश्न, सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है किसको? अहमदाबाद को, सूरत को, मुंबई को या फिर भोपाल को? तो सूती वस्त्र का भैया महानगरी अहमदाबाद को कहा जाता है। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? देश का पहला वस्त्र पार्क जो है कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो वो हुआ है तमिलनाडु में। जूट के सामान निर्यात में भारत का स्थान है जूट के लिए, ठीक है, तीसरा, चौथा, दूसरा या फिर प्रथम? तो जूट के निर्माण में जो भारत का स्थान है ना वो है दूसरा। अंगोरा का ऊन किससे प्राप्त होता है? भेड़ से, पश्मीना से, जमुनापारी से? इनमें से कोई नहीं। तो अंगोरा का जो क्या है, अंगोरा का ऊन किससे प्राप्त होता है? तो इनमें से कोई नहीं। पश्मीना कहाँ के लोग? लद्दाख के जो ऊंचे चंगथांग के जो लोग हैं, 5000 ऊंचाई पर जो रहते हैं वो लोग, पश्मीना एक बकरी है और उसी से ये ऊन प्राप्त होता है, भेड़ नहीं है, ठीक है। ये आप लोग सीटेट में पढ़े होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1907 ईस्वी में। दुर्गा इस्पात संयंत्र की स्थापना किस विदेशी सहयोग से हुआ था? दुर्गा इस्पात संयंत्र कंपनी की स्थापना, ठीक है। कौन विदेशी था भैया? ब्रिटेन, रूस, जर्मनी या फिर जापान? तो वो था ब्रिटेन। सफल सूती वस्त्र मिल मुंबई में किसने लगाई थी? सफल सूती वस्त्र मिल मुंबई में किसने लगाई थी? काबस नाना भाई डाबर, हैकथॉन, जेन थॉमस या फिर विक्रम साराभाई? तो किसने लगाया था? तो वो लगाए थे काबस नाना भाई डाबर ने, ठीक है। अगला प्रश्न, श्रम के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? श्रम के आधार पर बोल रहा है कि जो उद्योग है उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो वो बांटा गया है 3 भागों में। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा या फिर निकेल? तो इसमें क्या दिया हुआ है? तो सबसे हल्की धातु हो जाएगी एल्युमिनियम। तांबा भारत के किस स्थान से प्राप्त होता है? तो तांबा भारत के किस स्थान से प्राप्त होता है? तो वो होता है खेतरी, जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो वो हुआ था फ्रेंड्स, कहाँ पर गया? चेन्नई, राजस्थान, पंजाब या फिर आंध्र प्रदेश? तो वो हुआ था चेन्नई में। सांस द्वारा मनुष्य प्रतिदिन कितना ग्राम ऑक्सीजन युक्त वायु का सेवन करता है? 20 किलो। बाप रे। सिलिकॉन सिटी के नाम से मशहूर है कौन सा शहर? बेंगलोर, हैदराबाद, उड़ीसा या फिर गुजरात? तो सिलिकॉन सिटी से कौन प्रसिद्ध है? बेंगलोर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समूहन वचन को परिभाषित करता है?
इतना धीरे धीरे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समूहन बचत को परिभाषित करता है? सुदूर पिछड़े एवं अविकसित क्षेत्रों में उद्योगों का संकेंद्रण, उद्योगों का नगरों के पास संकेंद्रण, लोगों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उद्योगों की स्थापना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समूहन बचत बोल रहा है कि समूहन बचत को कौन सा ये जो है परिभाषित करता है, जो ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो उद्योगों का नगरों के पास संकेंद्रण जो होता है वो क्या कहलाता है? समूहन बचत कहलाता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का उपयोग किया जाता है? लोहे इस्पात के, ठीक है, उसके उद्योग के रूप में। तो भैया लोहा इस्पात में कौन सा कच्चा माल उपयोग किया जाएगा? लौह अयस्क, कोकिंग कोल, सिलिका, चूना पत्थर। कूट दे रखा है, कूट देख लेते हैं। 1 2 4 1 2 1 2 3 केवल 1 4। तो देखिए सिलिका को छोड़ करके 1 2 4 ये सभी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। यानी कच्चे माल में जो लौह इस्पात उद्योग है उसके कच्चे माल में कौन कौन से खनिज लगते हैं? तो लोहा लगेगा, कोकिंग कोल और चूना पत्थर, ठीक है। चौथा प्रश्न है, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? चूना पत्थर, सिलिका, एल्युमिनियम, जिप्सम। कूट दिया हुआ है। केवल 1 2, केवल 1 3 4 या फिर 1 2 3 4। तो देखिए इसका आंसर ये सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी प्रयोग किया जाता है। अभी मुझे ध्यान आया कि बुक में तो मैं सभी पढ़ी थी। अभी आप देखिए सीमेंट उद्योग में क्या होता है, तो निर्माण कार्यों जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा ये सब बनता है, तो उसमें सीमेंट का उपयोग किया जाता है, ठीक। अब इसको बनाने के लिए कच्चा माल जो लगता है वो देखिए चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला और विद्युत ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। तो अब यहाँ से पता चल गया हमें कि ये चारों की जरूरत पड़ती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ठीक है, कौन सा ये उद्योग है? एल्युमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग, स्टील उद्योग या फिर कांच उद्योग। तो देखिए ये जो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है वो करता है एल्युमिनियम उद्योग, ठीक है। देखिए बुक में, अब बुक यहीं पर नज़दीक में है तो वो भी मैं दिखा देती हूँ कि बुक में कहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए एल्युमिनियम प्रगलन के बारे में है, ठीक। छोटा कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए अब देश के ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है एल्युमिनियम प्रगलन, तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में पाया जाता है। और एल्युमिनियम को बनाने में बॉक्साइट के कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर दिया है ना, कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए भाई इसीलिए चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी हम लोग के पास समय बहुत कम बच गया है। तो अभी हम लोग के पास तो समय बहुत कम बच गया है, इसीलिए जितना हो सके अगर MCQ कहीं पर भी किसी की भी वीडियो में अगर आप लोग को चैप्टर वाइज दिख जाता है तो उसको आप लोग जरूर देखिए, इग्नोर नहीं कीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अध्याय 4 की तरफ, जो है परिवहन, संचार एवं व्यापार। अब इससे प्रश्न देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? ये स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बोल रहा है। 2.42 लाख, 1.46 लाख किलोमीटर, 3.88 लाख या फिर 5.78 यानी 78 लाख किलोमीटर। तो वो थी 1.46 लाख किलोमीटर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है? कौन राज्य है पक्की सड़कों की दृष्टि से? ठीक है, तो वो है महाराष्ट्र। आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। निम्न में से सड़कों का एक वर्ग नहीं है। कौन सा सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, सीमांत सड़कें। तो भैया स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है, त्रिभुज राजमार्ग नहीं है, यही नहीं है इस वर्ग में। इस समय भारत के किन शहरों में रेल सेवा उपलब्ध है? यहाँ पर उपलब्ध है बोल रहा है, तो कोलकाता एवं दिल्ली में, दिल्ली एवं मुंबई में, कोलकाता एवं चेन्नई में, दिल्ली एवं बेंगलोर में। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दिल्ली एवं बेंगलोर में जो है क्या उपलब्ध है? तो रेल सेवाएं उपलब्ध है, ठीक। इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया था? ठीक है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया था? 2006, 2003, 2008 या फिर 2005 में? तो वो दिया गया था फ्रेंड्स 2005 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकार का गठन किस वर्ष किया गया था? जल मार्ग बोल रहा है कि उसका गठन किस वर्ष किया गया? 1986 में, 1988 में, 85 में या फिर 1989 में? तो वो किया गया था 1986 ईस्वी में, ठीक। इसका आंसर क्या हो गया? एक हो गया। इंदौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? इंदौर होगा गुजरात, गोवा, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो कहाँ स्थित है ये बताइए? तो तमिलनाडु में। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 7, 5, 6 या फिर 8? तो भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? भैया देश में कितने आर्थिक विकास क्षेत्र जो है वो स्थित है, विकसित है? 10, 7, 15 या फिर 5? तो वो स्थित है 7, ठीक। आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष जो आर्थिक क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल एवं उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है फाल्टा। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग है मुंबई से पुणे, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, दिल्ली से अमृतसर। तो क्या बोल रहा है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग कौन सा है? तो वो है मुंबई से पुणे के बीच।
स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की लंबाई कितनी है? बाप रे, लंबाई ये पूछ देता है। 4755 किलोमीटर, 4250 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर या फिर 5245 किलोमीटर। तो इसकी जो लंबाई है वो है 5846 किलोमीटर। आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? सीमा सड़क संगठन की स्थापना जो है कब हुई थी? 1965 में, 1960, 1985 या फिर 1972? तो वो हुई थी 1960 ईस्वी में। ठीक। पहली बार मुंबई से थाने के बीच रेल, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 1853 ईस्वी में चली थी। रेल यात्री बीमा योजना कब शुरू की गई थी? रेल यात्री बीमा योजना 1 अगस्त 1947, 1952, 15 अगस्त को, 1 जुलाई 1949 या फिर 15 अक्टूबर 1957 को? तो रेल यात्री बीमा योजना शुरू की गई थी 1 अगस्त 1947 को। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है तो एक बार आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। देश में वायु परिवहन को सेवा कब आरंभ हुई थी? देश में वायु परिवहन की सेवा कब आरंभ हुई थी? 1912 में, 1913, 1911 या फिर 1917? तो वो हुई थी 1912 ईस्वी में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी कब? जल मार्ग की पूछ रहा है, ठीक है। 1985 में, 1975, 1984 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस कब स्थापना की गई थी तो ये हम लोग शुरू में देख चुके हैं। 18वां प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो कब नाम रखा गया था? ऑल इंडिया रेडियो का नाम कब रखा गया था? 1926 ईस्वी, 1946, 1936 या फिर 1956 ईस्वी में? तो वो रखा गया था 1936 ईस्वी में। सांता क्रूज विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? सांता क्रूज, ठीक, सांता क्रूज पूछ रहा है कि कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल या फिर चेन्नई? तो वो है महाराष्ट्र में। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1856 में, 1854, 1855 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय डाक विभाग की पूछ रहा है। अच्छा, अभी हम लोग देखे थे कि कितने वर्गों में बांटा गया था, तो 8 क्षेत्रों में बांटा गया है भारतीय डाक को, ठीक। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी फ्रेंड्स 1854 ईस्वी में। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, पटना, हैदराबाद, अहमदाबाद। तो दिल्ली तो सब लोग जानता है, तो दिल्ली से जाता है कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई और फिर चेन्नई से मुंबई। तो इस प्रकार से ये चतुर्भुज योजनाएं फैली हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? अच्छा, पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो वो है महाराष्ट्र, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये सभी पाइपलाइन के बारे में, जल के बारे में, ये सभी 7वां चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, NCERT बेस्ड जो रीडिंग लगवा रही थी वो अपलोड हो चुकी है। तो भैया प्ले लिस्ट देखिए। अगला अध्याय है हमारा बिहार, कृषि एवं वन्य संसाधन बिहार के बारे में, ठीक है। अब चलिए, निम्न में से गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, कौन सा नहीं है? दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर या फिर रोहतास? तो वो रोहतास नहीं है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है कौन सा? गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान, हिमालय की तराई या फिर गंगा का दियारा? तो गंगा का दियारा में तंबाकू उत्पादन होता है। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? 1950, 1948, 1952 या फिर 1954 में? तो वो हुआ था 1954 ईस्वी में। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? बेतिया, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी या फिर छपरा? तो वो हुआ है वाल्मीकि नगर। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास में, सिवान, गया या फिर पश्चिमी चंपारण? तो सबसे ज़्यादा नहरों द्वारा सिंचाई जो होता है वो होता है कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न है, कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर पूछ रहा है, वैशाली, दरभंगा, बेगूसराय या फिर भागलपुर? तो ये स्थान जो है किस जिले में है? तो दरभंगा जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, कांवड़ झील स्थित है दरभंगा, भागलपुर, बेगूसराय या फिर मुजफ्फरपुर? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है। बेगूसराय में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में है। बिहार की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है? बिहार के बारे में पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत जो आबादी है वो कहाँ पर स्थित है? तो कृषि पर, तो 80%, ठीक है। गंडक परियोजना एवं संयुक्त परियोजना है भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और नेपाल के बीच, दोनों 1 और 2, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, गंडक परियोजना के बारे में बोल रहा है वो भारत और बांग्लादेश और भारत और नेपाल यानी दोनों के बीच में है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। बिहार के वनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है या फिर बांटा गया है? तो बिहार के वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। बागमती परियोजना बिहार के किस जिला में है? बागमती परियोजना सिवान, बेतिया, सीतामढ़ी या फिर गोपालगंज? तो वो है सीतामढ़ी में, ठीक है। और सीतामढ़ी में ही सीता मैया की सबसे बड़ी मूर्ति बन रही है 251 फीट की, तो ये भी याद रखिए सीता से जोड़ करके। बिहार का एकमात्र मुख्य पर्व कौन सा है? तो वो है छठ पूजा। पूर्व कोसी नहर की कुल लंबाई कितनी है? कोसी नहर की बोल रहा है कि कुल लंबाई कितनी है? 42 किलोमीटर, 48 किलोमीटर, 44 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर का पूर्व कोसी नहर की कुल लंबाई कितनी है? अच्छा, वो है 44 किलोमीटर, ठीक।
सिंचाई के लिए नहर के बाद दूसरा प्रमुख साधन क्या है? कुआं, तालाब, नलकूप या फिर पंप सेट। तो सिंचाई के नहर के बाद दूसरा कौन सा सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है? वो लाया जाता है नलकूप। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर का निर्माण कब हुआ था? तो त्रिवेणी नहर का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1903 में। 3 से याद रखिए त्रिवेणी, और 1900 तो याद ही रहेगा। उत्तरी गंगा के मैदान से हिमालय से निकलने का कारण क्या है? क्या है उत्तरी गंगा के मैदान से? अच्छा, हिमालय का निकलने का कारण क्या है? बरसाती, बर्फीली, सतत वाहिनी या फिर स्थलीय? तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अटपटा है, तो इसमें हो जाएगा सतत वाहिनी, यानी हमेशा बहने वाली नदी। अगला प्रश्न, धरातलीय जल का उदाहरण है कुआं, हैंडपंप, नदियाँ या फिर झरने। तो धरातलीय जल का उदाहरण क्या होगा? नदियाँ होगी। खरीफ फसल की बुआई किस माह में की जाती है? खरीफ फसल की बुआई जो है जुलाई में की जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, रबी फसल की बुआई किस माह में की जाती है? फरवरी, दिसंबर, मार्च या फिर जनवरी? तो ये सारे ऑप्शंस गलत है यार। फरवरी में कैसे होगा? अभी धान कटनी होता है तो स्टार्ट हो जाता है बुआई गेहूं का, उसी को तो रबी फसल कहते हैं। तो इसकी जो बुआई होती है वो होती है सितंबर से अक्टूबर तक, ठीक है। और जो खरीफ फसल है, ऊपर दिया हुआ था कि खरीफ फसल की बुआई कब से कब तक की जाती है, तो वो की जाती है जून से जुलाई में, ठीक है। तो उसका तो सही था जुलाई, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ना सितंबर दिया हुआ है ना अक्टूबर दिया हुआ है, ताकि हम लोग बुआई का लगा सके। कटाई होता है मार्च और अप्रैल में, ठीक है। ये देखिए, ये देख लीजिए, वर्षाकालीन फसल यानी खरीफ फसल। ये फसलों का मौसम जो कि 3 भागों में बांटा जाता है, ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन, शीतकालीन हो गया। शीतकालीन को ही रबी फसल कहते हैं, जिसकी बुआई कब होती है? तो सितंबर से अक्टूबर में होती है, जो कि गेहूँ, जौ जैसे हो गया। और कटाई कब होता है? तो मार्च और अप्रैल में होता है, ठीक है। और खरीफ फसल की बुआई यानी चावल की तो जून से जुलाई में होती है, और कटाई कब होता है? तो सितंबर से अक्टूबर में, यानी अगहनी दिसंबर तक भी धान कटता है कि नहीं। चलिए, अब जो बुक में दिया हुआ रहेगा उसी को मानना है सही। तो ये इस प्रकार से दिया हुआ था बुक में, ठीक। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स, कस के बहुत नींद आ रहा है। अगली वीडियो में हम लोग ये पूरा अध्याय कवर करने की कोशिश करेंगे, जैसे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन हो गया, बिहार के उद्योग परिवहन, जनसंख्या, नगरीकरण, इन सभी को चैप्टर जितने भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।